Hey guys, welcome back to another video of accounting for not for profit organization. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपना टॉपिक नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जो है पूरा कर चुके हैं। अगर आपने उस लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर की वीडियो को जरूर देख कर आइए। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2 और इसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे, अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मीनिंग होता है, कौन कौन सी अजम्पशंस होती है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंट्स के अंदर, कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिसका एनपीओ के अंदर जो है यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग पर। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका क्या मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। Principles of accounting are the general law or rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct और प्रैक्टिस। ये क्या कह रहा है, ये बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतना तो मेरी 100% जो है गारंटी है। इसको आप सीधा साधा सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं कि भाई आपको जो है, देखो क्या लिखा है, प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए आपको जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल हैं, वो आपको क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि भाई आपको इस डायरेक्शन में चलना है, ये आपका ट्रैक है, आप इस ट्रैक से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, ये कुछ लॉ है, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जिसके अंदर रहकर आपको जो है सारे के सारे काम आपको करने पड़ते हैं। जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो हमें जो है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो भी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, तो ये कह सकते हो वो फिर यूजलेस, उसका कोई यूज नहीं रहता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ जो है आपको डायरेक्शन, आपको गाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम। ठीक है, अब ये कह रहा है दीज प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। आप इन प्रिंसिपल्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। ए में बोल रहा है अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स भी आप इसको कह सकते हो, और बी में कह रहा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अब 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते हैं कि अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है। सबसे पहले इसके अंदर जो है अकाउंट्स के अंदर 3 अजम्पशंस के बेस पर जो है ये कह सकते हो अकाउंटिंग की जाती है, जिसके अंदर सबसे पहली अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है क्या कहती है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न अजम्पशन concept is it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business। सिंपल वर्ड में ये कह रहा है कि कोई भी जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म तक के लिए चलता है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। हमारा जो इंटेंशन है वो बिजनेस को शॉर्ट टर्म में बंद करने का नहीं है, हमारा इंटेंशन बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक के लिए जो है चलाना है। ऐसी अजम्पशन यहाँ पर इसलिए ली गई है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने अभी आपको बताया टॉपिक नंबर 1 में कि भाई एक्सपेंडिचर 2 तरीके का होता है, एक होता है रिवेन्यू और एक होता है कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। तो अगर आप अपना बिजनेस जो है 1-2 साल के अंदर ही बंद कर दोगे तो आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहली अजम्पशन तो यही है कि कोई भी बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक के लिए चलता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलता है। सेकंड प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब ये कहना कंटिन्यू एक ही मेथड पर लगे रहना। According to the consistency assumption, accounting practice once selected and adopted should be applied consistently year after year। मतलब कि जैसे कि आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा कि भाई डेप्रिसिएशन 2 तरीके से लगता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो
दो मेथड होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है आपने अगर एक साल अगर आपने भाई स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट कर लिया तो आप उसी मेथड पर जो है कंसिस्ट रहिए। ऐसा नहीं एक साल आप एसएलएम से लगा रहे हो, दूसरे साल डब्ल्यूडीवी से, फिर एसएलएम से, फिर डब्ल्यूडीवी से, ऐसा आप जो है मत कीजिए। एक बारी आपने जिस मेथड को अडॉप्ट कर लिया उसी पर जो है कंसिस्ट रहिए, बार बार जो है मेथड को चेंज ना करिए। ये होती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्रूअल अजम्पशन जो है क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल अजम्पशन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो जो है तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो हुआ है, ठीक है, ना कि तब जब उसकी सेटलमेंट हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मैंने जो है आज मान लीजिए कि भाई आज मान लीजिए 21 जुलाई है, ठीक है। अगर कोई ट्रांजैक्शन 21 जुलाई को होता है, मैंने जो है उधार माल खरीदा किसी से, बट उसके पैसे जो है मैं 28 जुलाई को दूंगा, तो ये कह रहा है ट्रांजैक्शन अगर 21 जुलाई को हुआ है ना तो भाई वो 21 जुलाई को ही रिकॉर्ड होगा। इसका कोई मतलब नहीं है मैं पैसे 28 को दे रहा हूँ, 30 को दे रहा हूँ, 22 को दे रहा हूँ। अगर ट्रांजैक्शन 21 का है तो 21 को ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी को आज माल बेचा लेकिन पैसे वो अगले महीने देगा, तो क्या मैं अगले महीने रिकॉर्ड करूंगा जब वो पैसे देगा? नहीं, ट्रांजैक्शन अगर आज का है तो मैं उसको जो है आज ही रिकॉर्ड करूंगा। मुझे इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है पैसे आज आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे या 10 साल बाद आएंगे। ट्रांजैक्शन अगर आज हुआ है तो आज रिकॉर्ड होगा, सेटलमेंट से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो 3 अजम्पशन यहाँ पर ली जाती हैं, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ठीक है। 2 जगह इसको डिवाइड किया गया था। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसके अंदर जो है किन किन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या कह रहा है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपके बिल्कुल ऊपर से गया होगा, इतना तो मुझे पता है। इसको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि ये क्या कह रहा है। मान लीजिए कि भाई ये आपका जो है बिजनेस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए ये आपका जो है बिजनेस है, ठीक है, और ये जो है ऑनर है। ये कौन है, ये आपका ऑनर है या प्रोप्राइटर कह सकते हो। ये पर्सन ने इस बिजनेस के अंदर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जो है लगा दिए, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अब इस पर्सन ने बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा दिए, तो ये 1 करोड़ रुपए क्या कहलाएगा, ये 1 करोड़ रुपए आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल। ऑनर जितना भी पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल जो है वो क्या है, वो एक तरीके की आपकी इंटरनल लायबिलिटी जो है आपके लिए कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों अलग अलग हैं। जब बिजनेस बंद होगा, अब 1 करोड़ रुपए किसके पास आ गए, इसके पास आ गए, इसके पास, यहां से यहां आ गए, ठीक है। जब भी ये बिजनेस बंद होगा तो ये जो 1 करोड़ रुपए हैं वापसी किसके पास आ जाएंगे, इस पर्सन को रिटर्न करने पड़ेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल होती है वो जो होती है इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि भाई ये और ये दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, दोनों की एंटिटी जो है वो अलग अलग होती है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। ऑनर का बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं है, कैपिटल लगाई है, केवल वो है, वो भी जब बंद होगा तो वापसी मिल जाएगी, ठीक है। सारे के सारे एसेट लायबिलिटी सब जो है वो बिजनेस का है। तो ये आपका फर्स्ट अकाउंटिंग एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी। उसके बाद सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस आपको, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग प्रिंसिपल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीओ के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज होना है। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द पीरियड व्हेन रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न। ये क्या कह गया, बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, बिल्कुल पता है मेरे को इस बात का। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, चलो। सिंस द अकाउंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस द एक्सपेंसेस इनकर्ड
इन एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड। ये भी क्या कह गया, ये भी आपके ऊपर से गया होगा। देखिए अब फिर से आ जाइए मुद्दे पर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि मैचिंग जो है क्या होता है। अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दो तरीके के बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस क्या होता है उस पर तो बाद में ध्यान देंगे। देखो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दो वर्ड बताए थे, ठीक है, एक तो होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है प्रीपेड। ये मैंने आपको जो है दो वर्ड बताए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है, प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है और प्रीपेड इनकम भी हो सकती है। आपको ये चारों वर्ड अच्छे से पता होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो फी देनी थी आपको और आप नहीं दे पाए हो, फेल टू पे हो गए हो, वो खर्चा जो आपको देना था आप नहीं दे पाए हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर हम बात, आउटस्टैंडिंग इनकम की अगर बात करें, वो पैसा जो आपको मिलना था जो नहीं मिल पाया। भाई मान लीजिए दो पर्सन है, ये जो है टीचर है, ठीक है, और ये जो है स्टूडेंट है, ठीक है, ये टीचर है ये स्टूडेंट है, इसको फीस देनी थी इसको, ठीक है, स्टूडेंट को फीस देनी थी टीचर को, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या कहलाएगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि इसको देना था ये नहीं दे पाया। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगा, इसको तो मिलने थे, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनने एक महीना पढ़ा दिया, टीचर ने एक महीना पढ़ा दिया स्टूडेंट को, ठीक है, तो भैया इसने इसको अपनी सर्विस दे दी है बट पैसा नहीं मिला, तो आउटस्टैंडिंग को जो है एक्रूड भी आप कह सकते हो, ठीक है, एक्रूड इनकम भी इसको कहते हैं। जो इनकम आपने कमा ली है बट मिली नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज आउटस्टैंडिंग इनकम है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर प्रीपेड समझेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, प्रीपेड इनकम भी होती है। मान लीजिए एक टीचर है और दूसरा जो है स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, ये चारों वर्ड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसी का यूज होना है सारा का सारा। तो अब होता क्या है भाई, स्टूडेंट जो है पहले तो एडवांस में फीस देता है, ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है एडवांस में फीस क्या करता है देता है, फिर जो है स्टडी होती है। तो इसने क्या कहा, स्टूडेंट ने पहले ही फीस दे दी, अभी सर्विस भी नहीं ली है, पहले फीस दी है फिर वो पढ़ाएगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज क्या है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज आपकी प्रीपेड एक्सपेंस है। ये प्रीवियस वीडियो में भी हम जो है पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसको तो इसके लिए वो जो है आपके लिए एडवांस इनकम कह सकते हो, ठीक है, एडवांस इनकम कह सकते हो या प्रीपेड इनकम भी जो है आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये चारों वर्ड आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। अब मैचिंग वाला क्या कहता है, मैचिंग वाला ये कहता है कि भाई जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से जो शुरू होता है और 31 मार्च को, तो मैचिंग वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि मैं जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा ना, वो इस डेट से लेकर इस डेट तक के होने चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जो है ट्रांजैक्शन होने चाहिए, केवल इस टाइम पीरियड के बीच के, ठीक है। इससे प्रीवियस के जो भी ट्रांजैक्शन है और इससे आगे के जो भी ट्रांजैक्शन है, मैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मतलब कि मैचिंग वाला ये कहता है कि मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम, इन चारों वर्ड की ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। केवल 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इससे पीछे और अगर इससे आगे है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पर, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट, revenue is considered to have been released when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established। ये वही कह रहा है कि भाई मान लो मैंने किसी को जो है उधार बेच दिया, ठीक है, मैंने किसी को आज उधार माल बेचा, ठीक है, तो
तो अगर मैंने आज किसी को उधार माल बेचा और वो पैसे मान लो अगले महीने देगा, तो मैं ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करूं? अगले महीने जब वो पैसे देगा या आज रिकॉर्ड करूं? तो भाई ये ट्रांजेक्शन जो है आज रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये आज हुआ है। वो अगले महीने देगा नहीं देगा, बैड डेप्ट हो जाएगा, क्या होगा, मुझे इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रांजेक्शन अगर आज हो चुका है तो भैया मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। अगला आता है फोर्थ, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न में कि जो बिजनेस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलता। कोई भी बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ओपन होगा, ठीक है। अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए ओपन होगा तो मेरे भाई उसका पता कैसे चलेगा कि फायदे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है? तो हमने क्या करा, उसकी लाइफ को ब्रेक कर दिया एक एक साल के अंदर, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और इसी को आप जो है अकाउंटिंग पीरियड भी आप कह सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, या फाइनेंशियल ईयर भी आप इसको जो है कह सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हर साल आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, प्रीवियस ईयर कितना हुआ था और इस साल कितना हुआ है, कंपैरिजन करने में भी आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। कंपैरिजन हम कर सकते हैं इजीली और बहुत ही आराम से हम परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं। बिजनेस की लाइफ को जो है स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं एक एक साल में, उसी को अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको समझने हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग वाला तो आपको घोल कर पी जाना है, ठीक है। अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़नी है, ठीक है जी। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि भाई अगर आपको हमारा ये पेड कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बुद्धि में अगर घुस रहा है, मैं आपको जो है कुछ सर्विस दे रहा हूँ, आपको कुछ लग रहा है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो आप हमारा जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ओनली 100 रुपीज पर मंथ में आपको जो है ये कोर्स पूरा का पूरा मिलेगा। कोर्स आपका जो है 31 दिसंबर तक जो है पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, वो आपको जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अगर आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं, डेली वीडियो लेक्चर आपको जो है इसमें प्रोवाइड होंगे। लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगी वो आपको जो है इसमें मिलेंगी। डेली लेक्चर नोट्स आपको जो है इससे रिलेटेड जो होंगे वो मिलेंगे। रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है इसके अंदर होगी। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात और सबसे अच्छी बात क्या है इस कोर्स के अंदर, आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं, आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी राइटर की बुक है, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी चैप्टर का अगर आपसे ना आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी इशू आ रहा हो, आप मेरे को जो है मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9990158317 आप जो है कोई भी क्वेश्चन, किसी में भी कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हैं। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह एंड एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम राइटिंग स्किल कैसे लिखें कि अकाउंट्स के अंदर आप तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर सको, ये सारी की सारी चीजें आपको मात्र 100 रुपीज पर मंथ में जो है मिल रही हैं। तो अगर आप इस पेड कोर्स को जो है ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर जो है टैक्स कर सकते हैं कि सर मुझे जो है आपका पेड कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।